एक हॉस्पिटल के एक बेड पर एक निर्जीव सी औरत पड़ी है जो पिछले 4 सालों से मर्दों के जुल्म सहन करती आ रही है। वो जागती है और पूरे गैंग से जंग लड़ती है और सबसे बदला लेती है। चर्च लाशों के ढेर से भरा है और उन्हीं के बीच में एक दुल्हन है। वो खुद को आज सबसे भाग्यवान दुल्हन मान रही थी और वो खुद एक माँ भी बनने वाली थी। पुलिस ऑफिसर चारों ओर फैले मंजर को देखकर शर्म करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो औरत अभी भी सांस ले रही है। वो उसे अस्पताल पहुँचा देता है। अब जल्दी ही उसे कोमा में रहते हुए 4 साल बीत जाते हैं। उस रात कहीं से एक मच्छर खाने की तलाश में उड़कर आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। दुल्हन अचानक अपनी गहरी नींद से जाग उठती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो अपनी मौत की तस्वीर याद करती है। उसका एक्स लवर हत्यारों के एक संगठन का सरगना जिससे वो ताल्लुक रखती थी, उसका नाम बिल था। बिल ने उसके पेट में पल रही अपनी बेटी की परवाह नहीं की और उसे उसके शादी के दिन ही मौत के घाट उतार दिया। वो सर को अपने हाथों से छू करके देखती है और उसे एहसास होता है कि वो अभी मरी नहीं है। अब इससे पहले कि वो खुद को सामान्य अवस्था में लेकर आती, उसके कमरे में कोई प्रवेश करता है। वो जल्दी से लेट जाती है और सोने का बहाना करती है। ये एक दलाल था और साथ में उसका एक ग्राहक था। वो दोनों को मार देती है और दलाल की कार में चली जाती है। सालों की निष्क्रियता के कारण वो अपने पैरों को हिलाने में पूरे 13 घंटे कार में गुजार देती है। उसके पैर धीरे धीरे चलना शुरू हो रहे थे, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से भाग रहा था। उसे याद आता है उनमें से सबसे क्रूर एक औरत थी जिसका नाम ओरेन था, जो एक अति कुशल जापानी हत्यारी थी। माना जाता है कि ओरेन ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ पिता की हत्या होते देखा था, जिसके बाद वो बदले के रास्ते पर निकल गई और फिर उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 20 साल की उम्र में ओरेन संसार की शीर्ष हत्यारिन बन गई थी, जिसके बाद वो एक जापानी गैंग की लीडर बनी। ऐसी खतरनाक औरत से बदला लेने का मजा अलग होगा। दुल्हन सीधा जापान के ओकिनावा जाती है, जहाँ वो एक अधेड़ आयु के आदमी से मिलती है। वो उससे अपने लिए एक समुराई तलवार बनवाना चाहती थी। आदमी कहता है कि तुम मुझे विवश कर रही हो क्योंकि मैंने पिछले 28 सालों से किसी को मारने के लिए कोई तलवार नहीं बनाई। वो उम्मीद भरी आंखों से आदमी की ओर देखती है। वो प्रतिशोध चाहती थी अपने और अपने उस अजन्मे बच्चे के लिए। मालूम चलता है बिल, वो आदमी जिसने उसकी हत्या की थी, कभी इस आदमी का शागिर्द था और ये बात जानकर आदमी उसे मना नहीं कर पाया। उसने पूरा महीना लगा दिया उस समुराई तलवार को बनाने के लिए और ये उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी जो किसी दानव के भी टुकड़े कर। दुल्हन अपनी समुराई तलवार को लेकर टोक्यो के लिए निकल गई। उसने ओरेन का खामोशी से पीछा किया और बदला लेने का सही मौका तलाशा। आखिरकार जब ओरेन और उसका ग्रुप आराम करने चला गया, उसने ओरेन की एक अनुयायी को बाथरूम में पकड़ लिया और वो उसे बंदी बनाकर हॉल में ले आई। दुल्हन ने चिल्लाकर आम लोगों को घर चले जाने का आदेश दिया। तुमने तो मुझे मार ही डाला था और मेरी बेटी की जान भी ले ली। अब मैं वापस आई हूँ। अब तुम्हें मेरी जिंदगी मुझे वापस लौटानी होगी। मानो उसका जन्म संहार करने के लिए ही हुआ था। उसका खून से सजा चेहरा समुराई तलवार में दिखाई देता है जब वो उसे हवा में लहराती है। वो ओरेन के शक्तिशाली लड़ाकों का बिना किसी भय के सामना करती है। वो भीड़ में बिजली की गति से बढ़ती हुई शत्रुओं को अपनी समुराई तलवार की भेंट चढ़ाती जाती है। एक के बाद एक चीख, ऐसे करते हुए पूरी जगह खून और लाशों से बिछ जाती है। वो ऊपर जाती है और एक अंधे युद्ध में दुश्मन का वही हश्र करती है। उसके और उसके प्रतिशोध के बीच में जो भी आया उसकी सांसें उसी पल रुक गयी। सबको खत्म करके वो पीछे एक आंगन में पहुंची जहाँ उसका सामना ओरेन से था। उस समय टोक्यो में बर्फ गिर रही थी। ओरेन उसके पीठ पर अपनी तलवार से एक तेज वार करती है और वो नीचे बर्फ पर जा गिरती है। ओरेन उसे हीन भावना से देखती है। उसे स्वीकार ही नहीं था कि कोई श्वेत महिला 1 माह के कम अभ्यास में तलवारबाजी में दक्षता हासिल कर सकती है, लेकिन शायद उसने 1 माह के दिल को कम आंकने की भूल कर दी जो सिर्फ अपने प्रतिशोध के लिए जिंदा है। और उसने उस आदमी की बनाई महान समुराई तलवार को भी कम आंकने की भारी भूल की। एक बालों का बड़ा गुच्छा आकर जमीन पर गिरा, जिसके पीछे ओरेन का कटा हुआ सिर था। चारों और बर्फ के अलावा अब वहाँ थी सिर्फ उस दुल्हन की न रुकने वाली सांसें। कुछ दिनों बाद वो कैलिफोर्निया पहुँचती है, जहाँ मौसम सुहावना था। बच्चों के खिलौने घर के बाहर बिखरे पड़े थे। घर के अंदर एक माँ जिसका नाम था वनीटा, जो अपने बच्ची के घर आने का इंतजार कर रही थी। घर की बेल बजती है, लेकिन दरवाजे पर उसकी बच्ची नहीं थी, बल्कि वो वही दुल्हन थी जिसे वो मरा हुआ मानती थी। दोनों लड़ना शुरू करते हैं, एक अपनी जिंदगी के लिए और दूसरी अपने बदले के लिए। वो लड़ते हुए कमरे से किचन में पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे पर छुरियों से वार कर रही थी। तभी बाहर से स्कूल बस के रुकने की आवाज आती है। वनीटा की बेटी घर लौट आई थी। दुल्हन वनीटा की आंखों को कुछ देर रुकने की विनती करते हुए देखती है। वो अपने बच्चे के सामने खून खराबे से बचना चाहती थी। दोनों पुराने दोस्त होने का अभिनय करती है, लेकिन अचानक वनीटा बंदूक उठाती है और दुल्हन पर फायर करती है। ठीक उसी समय दुल्हन उसके सीने में खंजर फेंक कर मारती है। वो पीछे मुड़ती है और उसकी बेटी को देखती है। वो न्योता देती है उसे कि अगर तुम बड़ी होकर बदला लेना चाहो तो आ सकती हो। अब वो जाकर कार में बैठती है और उसका नाम लिस्ट से निकाल देती है, लेकिन अभी भी उसकी लिस्ट में 3। वनीटा और ओरेन को खत्म करने के बाद दुल्हन अपने अगले दुश्मन बर्ट को मिटाने निकलती है। वो अपनी लिस्ट से उसका नाम मिटाने के बिल्कुल नजदीक थी, लेकिन वो बर्ट के बुने जाल में फंस जाती है। मालूम चलता है कि दुल्हन के मुख्य हत्यारे और उसके भाई बिल ने उसे उसके आने की चेतावनी पहले ही दे दी थी, क्योंकि वो जानता था दुल्हन की हिट लिस्ट का अगला नाम बर्ट का ही होगा। इसलिए बर्ट ने उसके लिए खास नमक की गोलियां तैयार की थी, क्योंकि वो उसे आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। उसने उसकी भयावह मौत की खास योजना बनाई थी। उसे निष्क्रिय करने के बाद बर्ट एली को फोन करता है, जो दुल्हन की हिट लिस्ट में अगला नाम थी। वो उसे दुल्हन की तलवार खरीदने की पेशकश देता है जो उस हाथोरी हांजो ने खास उसके लिए बनाई थी, और क्योंकि ये एक बेशकीमती तलवार थी, वो उसकी कीमत $1 मिलियन लगाता है। डील होते ही बर्ट उसे एक कब्र में ले जाता है, जहाँ वो उसे जिंदा कब्र में डालकर कीले लगाकर बंद करता है और ऊपर से मिट्टी से ढक देता है। बर्ट अंदर उसे एक टॉर्च लाइट देता है, जिससे वो उम्मीद की किरण में तड़पती रहे। वो कब्र में लेटे हुए दिमाग को शांत रखने की कोशिश करती है। वो याद करती है उस समय को जब बिल ने उसे मार्शल आर्ट्स के महान गुरु पाई मेई के पास भेजा था। हर बड़े गुरु की तरह पाई मेई ने उसका उपहास उड़ाया और उसे तरह तरह से यातनाएं दी, और किस तरह उसकी कड़ी लगन ने पाई मेई का सम्मान कमाया। अब यादों से हकीकत में आने के बाद उसके अभ्यास को अमल में लाने की चुनौती थी। वो 1 इंच पंचिंग की कला से कब्र को तोड़ना शुरू करती है। सालों की कड़ी मेहनत रंग लाती है और कब्र को तोड़कर वो एक बार फिर से मौत को दगा देकर बाहर आती है। तपते सूरज की गर्मी में घंटों झुलसते हुए वो आगे बढ़ती चली जाती है और आखिरकार वो बर्ट के ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो दूर से एली को बर्ट के पास उसकी तलवार खरीदने के लिए
आते हुए देखती है। अच्छी तरह से तलवार का परीक्षण करने के बाद एली बट को $1 मिलियन से भरा ब्रीफकेस थमा देती है। लेकिन बट के लिए पैसों के अलावा एक सरप्राइज भी था जो इसे एक आंख वाली हसीना ने उसके लिए खास चुना था। वो था एक ब्लैक माम्बा जो निकलते ही बट को काटता है और उसे एक धीमी दर्दनाक मौत देता है। लेकिन एली खुश होकर जैसे ही तलवार और पैसे लेकर बाहर निकलती है, उसे दुल्हन से एक जोरदार फ्लाइंग किक मिलती है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। एली दुल्हन को कड़ी टक्कर देती है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी पाई मेई के ही गुरुकुल में हुई थी। एली उसी की तलवार से उसी पर कहर ढा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरी हथौड़ी हांजो की तलवार पर जाती है जिसे बिल ने अपने भाई बट को तोहफे में दिया था। अब दुल्हन एली का मजाक उड़ाते हुए उससे पूछती है कि आखिर पाई मेई ने तुम्हारी एक आंख क्यों निकाली थी। जवाब में एली एक राज खोलते हुए उसे बताती है कि उस बुड्ढे को जहर देकर मारने वाली तुम्हारे सामने खड़ी है। अब दुल्हन के पास एली को मारने की एक और वजह, वो पाई मेई के काम को आगे बढ़ाते हुए उसकी दूसरी आंख को भी बाहर निकाल देती है। वो उस माम्बा के भरोसे उसे उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। 5 में से 4 दुश्मनों को खत्म करने के बाद उसे अपने आखिरी दुश्मन बिल को खत्म करना था। अब दुल्हन बिल को तलाशते हुए उस होटल में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात अपनी बेटी से होती है जिसका नाम बिल ने बीबी रखा था। अपनी बेटी को खुद के सामने जीते जागते देख दुल्हन अपने प्रतिशोध को थोड़ा किनारे करके अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ कुछ समय बिताती है। जब बीवी सो जाती है तो दुल्हन नीचे बिल के साथ आमना सामना करने जाती है। वो बिल से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। बिल कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे से ब्याह करने चली गई थी तो ऐसा लगा कि मुझे बड़ा धोखा मिला है। दुल्हन कहती है मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं अपने बच्चे को तुम्हारी इस खतरनाक दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। अब बैठे बैठे ही दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में बिल भारी पड़ता है, लेकिन आखिरी में दुल्हन बिल को 5 पॉइंट पाम एक्सप्लोडिंग हार्ट टेक्निक से चौका देती है। बिल पूछता है क्या पाई मेई ने ये तुम्हें सिखाया। दुल्हन जवाब देती है हाँ ये उन्होंने सिखाया। बिल कहता है कि ये उनकी आखिरी टेक्निक थी जो उन्होंने किसी को नहीं सिखाई, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं बताया। दुल्हन कहती है शायद मैं एक बुरी इंसान हूँ। बिल कहता है नहीं, तुम कमाल की इंसान हो। अब टेक्निक के अनुसार जैसे ही बिल 5 कदम बढ़ाता है दिल फटने से उसकी मौत हो जाती है। प्रतिशोध समाप्त होता है और दुल्हन अपनी बेटी को लेकर एक नई जिंदगी जीने निकल जाती है।